Well, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. I am JP Malik. Today we will discuss गिफ्ट डीड एंड विल, वसीयत विधि। ये इसकी क्या विधियां हैं, ये कैसे गिफ्ट डीड, कौन किसको गिफ्ट दे सकता है, क्या उसका तरीका है, और विल वसीयत लिखाते हैं तो वसीयत का क्या पर्पज है और वसीयत का क्या तरीका है और किसे वसीयत दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि गिफ्ट डीड एंड विल में कौन बेटर है, विच वन इज बेटर, तो उससे पहले एक बार मैं आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो ओनरशिप प्रॉपर्टी की है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों टाइप की, उसकी क्या मोड ऑफ ट्रांसफर है, मोड या मेथड, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से हम ओनरशिप प्रॉपर्टी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की हम ये कुछ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, ओनरशिप ट्रांसफर करने के ये तरीके हैं। तो क्या क्या है? एक है गिफ्ट डीड, गिफ्ट कर दें डीड के थ्रू कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल या मूवेबल। मूवेबल जैसे कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, बाइक है, इसी तरह जो मूव कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, वो एग्रीकल्चर लैंड या प्लॉट या बिल्ट हाउस, या जिस इस तरह की जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनका इन माध्यम से हम ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गिफ्ट डीड, विल जिसको वसीयत भी बोलते हैं, शेल डीड या कन्वेंस डीड भी बोल देते हैं, ट्रांसफर डीड, पार्टीशन डीड, एक्सचेंज डीड, लीज डीड, और यहां पर एक्सचेंज डीड जो है दो बार लिखा गया तो इसको हटा देते हैं। तो ये तो लीज डीड, लेसर और लेसी, और मॉर्गेज डीड और पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये चीजें सारी हम इस एक एक करके बताएंगे। आज सिर्फ गिफ्ट डीड और वसीयत के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां, प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब भी हम गिफ्ट डीड या विल वगैरह, वसीयत वगैरह लिखते हैं। तो आइए पहले हम गिफ्ट डीड करते हैं। गिफ्ट डीड का प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर में गिफ्ट डीड एक अप्लायर, उसके माध्यम से उसकी लैंग्वेज सेट होती है। तो इसमें क्या करता है, एक होता है डोनर, जो भी डोनर 18 ईयर्स एंड अबव, माइनर नहीं, जो डोनर है डोनी को गिफ्ट कर सकता है। डोनर गिफ्ट करने वाला और डोनी गिफ्ट लेने वाला। और इसमें 2 विटनेस, 2 गवाह चाहिए, और उसको सबमिट द डॉक्यूमेंट टू सब रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको सबमिट किया जाता है। रजिस्ट्रेशन इसमें मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के गिफ्ट डीड, जैसे सेल डीड है, सेल डीड और गिफ्ट डीड में कोई प्रोसीजर में फर्क नहीं है, इसलिए इसकी भी रजिस्ट्री मैंडेटरी है। तो उसके लिए और क्या करना चाहिए? एक तो देखो, जो डोनर है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो। इसी तरह डोनी जो गिफ्ट लेने वाला है तो उसको भी आधार कार्ड, आईडी प्रूफ जो उसके होते हैं वो दोनों के होने जरूरी हैं। फिर इसमें देखिए क्या क्या कंडीशन है, किस चीज का गिफ्ट किया जा सकता है। गिफ्ट में देखिए एक एक्सेप्टेंस डोनी से भी लेनी होती है, क्योंकि अगर कोई चीज ऐसी गिफ्ट की जाए जो डोनी, जो गिफ्ट लेने वाला है, उसके लिए यूजफुल ना हो तो उस गिफ्ट का कोई फायदा नहीं। यूजेबल हो डोनी के लिए, तो इसीलिए उसकी एक्सेप्टेंस भी जरूरी है।
तो इसमें क्या क्या करेंगे, एक तो जो गिफ्ट जो है वो ट्रांसफरेबल हो, उसको ट्रांसफर किया जा सकता हो, और टेंजिबल हो, टेंजिबल दैट कैन बी सीन, जिसको देखा जा सकते हो, वो वेदर दैट में बी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का हो सकता है गिफ्ट में। प्रॉपर्टी मस्ट बी आउट ऑफ लॉ, ये लॉ एंड अफेक्शन जो गिफ्ट है वो, या प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू जो देनी है वो लॉ एंड अफेक्शन के थ्रू होनी चाहिए। वैसे ये रिलेशन में भी दी जा सकती है, नॉन रिलेटिव को भी दी जा सकती है, लेकिन जनरली ये लॉ एंड अफेक्शन के लिए गिफ्ट की जाती है। तो इसमें क्या है, ये विलफुली होनी चाहिए, विलफुली, वॉलेंटरीली, उस पर किसी किस्म का प्रेशर, गिफ्ट करने वाले पर प्रेशर, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोएक्शन, दबाव कुछ नहीं होना चाहिए। और उसमें नो कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मीन्स उसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, मनी इज नो कंसीडरेशन इन केस ऑफ गिफ्ट डीड। क्योंकि अगर ये चैलेंज, गिफ्ट डीड चैलेंज की जा सकती है अगर वो किसी दबाव से, फोर्सफुली या मिस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से वो अगर की गई है, और या उसमें कंसीडरेशन है, पैसे का लेन देन है, तो वो गिफ्ट डीड नहीं मानी जाएगी और गिफ्ट डीड को चैलेंज किया जा सकता है। फिर जो गिफ्ट डीड है वो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन मीन्स जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लॉट ही है, तो उसका लंबाई, चौड़ाई और उसका सारा 13 इयर्स का जो, जब उसका लीगल कम सर्च एक वकील बनाएगा, तो उसमें मैंने बताया था कि उसका रिकॉर्ड स्क्रूटनी पूरी की जाएगी कि उसका ट्रू ओनर वो है भी कि नहीं जो गिफ्ट कर रहा। किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी तो गिफ्ट नहीं की जा सकती, तो ट्रू ओनर को देखने के लिए अप्रूव्ड वैल्यूअर या एडवोकेट क्या करते हैं कि वो 13 इयर्स का रिकॉर्ड, 13 इयर्स का रिकॉर्ड चेक करते हैं। और 13 ईयर से ज्यादा किस केस में हो सकता है रिकॉर्ड की स्क्रूटनी, अगर लास्ट ट्रांसफरी को और 13 ईयर से और पीछे है, लास्ट डेट ऑफ लास्ट ट्रांसफरर जिसने ट्रांसफर किया है ट्रांसफरी को, तो वो अगर 13 ईयर से और बैक है तो फिर 13 ईयर से भी ज्यादा, नहीं तो 13 ईयर्स का लीगल कम सर्च बनेगा, वैल्यूएशन होगा। और फिर उसके बाद पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो गिफ्ट देने वाला है डोनर, पोजेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि मान लिया कोई बिल्ट हाउस डोनेट करना चाहता है डोनर और उसका पोजेशन उसमें नहीं है, कोई और बैठा हुआ है और वो उस पोजेशन को अपने से दे नहीं रहा है, खाली नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी गिफ्ट डीड नहीं भरी जा सकेगी। उसको खाली पोजेशन डोनर का होना जरूरी है। वैल्यूएशन मैंने बताया, वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा कि क्योंकि वैल्यूएशन के बिना प्रॉपर्टी का पता नहीं लगेगा कि उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से फिर उस पर रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह चार्ज होती है। तो रिलेशन बिटवीन डोनर एंड डोनी, इसमें रिलेशनशिप होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर रिलेशन नहीं है तो कोई गिफ्ट नहीं दी जा सकती। गिफ्ट फिर भी दी जा सकती है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें फर्क है। देखो, अगर रिलेशन या रिलेशन नहीं भी है तो टैक्स तो इसमें लगता नहीं है। और सम स्टेट गवर्नमेंट आल्सो ऑफर ए कंसेशन ऑन स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में भी कुछ जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसमें कंसेशन दिया हुआ है। इफ ब्लड रिलेशन के केस में, और नॉन रिलेटिव के केस में क्या करेंगे, अगर 50,000 तक कोई प्रॉपर्टी है तो भी उसमें कंसेशन दिया जाएगा, लेकिन अगर 50 से ऊपर है तो उसको टैक्स भी पे करने पड़ेंगे। ये लिखा, our gift of our ₹50,000 the recipient will have to pay taxes भी देने होंगे, और जो आपके रजिस्ट्री चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी।
ये आप जस्ट लाइक ये समझिए कि जैसे सेल डीड में है वैसे ही है, कुछ कंसेशन इसमें है। और ये जो रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी है ये वेरी करेगी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो अब जैसे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन फीस 1% है और जो स्टैंप ड्यूटी अब अभी फिलहाल नील है। लेकिन एनओसी इन केस ऑफ सिंगल प्रॉपर्टी, मान लिया कोई प्रॉपर्टी सिंगल है और उसके फैमिली के कई मेंबर उसके अधिकारी हैं, उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो उस केस में बाकी मेंबर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। जैसे इन केस ऑफ सिंगल प्रॉपर्टी बट ज्वाइंट ओनरशिप ज्वाइंट है और फैमिली मेंबर्स की, तो बाकी के मेंबर से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बिफोर डूइंग गिफ्ट डीड। तो अब एक चीज, डोनर 18 ईयर्स एंड अबव गिफ्ट डीड भरवा सकता है। माइनर कैन नॉट बी डोनर, माइनर जो 18 से कम है वो डोनर नहीं हो सकता। ही कैन बी डोनी, उसको गिफ्ट की जा सकती है लेकिन वो डोनर नहीं हो सकता, डोनी हो सकता, गिफ्ट लेने वाला हो सकता, देने वाला नहीं हो सकता। गिफ्ट वुड बी एक्सेप्टेड बाय डोनीज गार्जियन, जो गिफ्ट उसके गार्जियन उसको एक्सेप्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ डोनी जो माइनर है। डिलीवरी क्लोज, एक डिलीवरी क्लोज होता है कि उसमें लिखा रहता है क्लियरली मेंशन होना चाहिए गिफ्ट डीड में कि मैं इसकी डिलीवरी कर रहा हूं थ्रू गिफ्ट डीड। तो ये सब चीजें गिफ्ट डीड में है। सिर्फ जैसे सेल डीड में का जो प्रोसीजर है वही गिफ्ट डीड का है। बस दो चीजें इसमें मेन है, एक तो इसमें कंसीडरेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, दूसरी विलफुली होना चाहिए, मर्जी से, दबाव या किसी मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर गिफ्ट डीड बनती है तो दैट कैन बी चैलेंज्ड। तो ये था गिफ्ट डीड। अब विल के बारे में, विल वसीयत। देखिए वसीयत हम क्यों लिखाते हैं? वसीयत का इसलिए लिखाते हैं कि जैसे पेरेंट्स अपना बच्चों को की प्रॉपर्टी होती है और वो सोचते हैं कि बच्चों का ये ठीक से डिवाइड हो जाए और बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो, तो विल, पेरेंट्स जनरली विल लिखते हैं। और उस विल में देखिए विल का मतलब है, वसीयत का मतलब है कि लाइफ टाइम जो विल टेस्टेटर है, जो लिखने वाला है, लाइफ टाइम वो उसका मालिक रहेगा, बट आफ्टर लाइफ टाइम वो प्रॉपर्टी विल के अकॉर्डिंगली उनको उनका शेयर चला जाएगा। तो ये विल है। तो ये कब होगी? इफेक्टिव आफ्टर द लाइफ टाइम, आफ्टर द लाइफ टाइम के बाद ही ये इफेक्टिव होगी। गिफ्ट डीड इमीडिएटली, जिस दिन गिफ्ट डीड भरी गई, रजिस्ट्रेशन होगा, उसी दिन से गिफ्ट डीड इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन विल आफ्टर लाइफ टाइम ऑफ द टेस्टेटर, जो लिखने वाला है गिफ्ट का, उसकी लाइफ टाइम के बाद, वो उसका मीनिंग ये है कि वो चाहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ इस संसार में, जब तक मैं लाइव हूँ तब तक ये प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, उसके बाद मेरे लीगल एयर जो भी हैं उनमें ये चली जाएगी। वो पहले से लिख के दे देते हैं। तो ये एक बार लिखी गई गिफ्ट डीड, अगर एक बार लिखी गई तो इरिवोकेबल होती है, वो कभी उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, उसको रिप्लेस या कैंसिल नहीं किया जा सकता। गिफ्ट में अगर गिफ्ट को रिवोकेट करना है तो वो दोनों बोथ कंसेंट ऑफ डोनर एंड डोनी से उसको रिवोक किया जा सकता। लेकिन विल को कितनी बार भी आप कैंसिल या रिप्लेस कर सकते हैं, ये इनमें डिफरेंस भी है। अब ये देखिए यहाँ लिखा भी है, कैन बी रिवोक्ड और रिप्लेस्ड एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने बार भी इसको रिवोक, रिप्लेस, कैंसिल किया जा सकता है। फिर विल किसी और के फेवर में भी दी जा सकती है। और रजिस्ट्रेशन, विल के केस में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी कराते हैं। लेकिन इसमें मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए,
ताकि फ्यूचर में कोई लिटिगेशन या डिस्प्यूट ना बने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक प्रूफ जेन्युइननेस अवॉइडिंग लिटिगेशन एक प्रूफ बन जाता है। तो लोग बाग जनरली विल में रजिस्ट्रेशन नहीं करते खर्चा बचाने के लिए। तो और इसमें टैक्सेस नहीं है, स्टैंप ड्यूटी दिल्ली नील है, लेकिन हरियाणा में 3% रूरल में है, 5% अर्बन में है। ये चेंज होती रहती है और ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। तो अब अगर गिफ्ट डीड और विल में देखा जाए तो गिफ्ट डीड का अपना अलग फंक्शन है और विल का अलग फंक्शन, दोनों चीजें अलग हैं और दोनों के पर्पज अलग हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गिफ्ट डीड और विल में विच वन इज बेटर, दोनों अपनी जगह बेटर हैं। तो ये था कि गिफ्ट डीड और विल के बारे में। अभी हम एक एक करके ये सारे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, I think it is clear. Have a nice day. Okay.